दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री में जो अपना टॉपिक है राजपूत काल। राजपूत काल के लगभग सारे के सारे एमसीक्यूज करने की कोशिश करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने चार हैं। होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, चंदेल राजपूत। देखिए, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं शती में अर्थात शताब्दी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया है। उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं वह जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंध रखते हैं। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर बहुत अधिक प्रसिद्ध और बड़ा है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंधरिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनियों का भी मंदिर है। गुर्जर, प्रतिहार, चाहमान और परमार ये सभी राजपूत वंशावलियां भी 10वीं और 11वीं सदी में शासन कर रही थी। आइए अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, देखते हैं क्या क्या है। बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? यशोवर्मन ने 1025 से लेकर 1050 के बीच में। और मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। आइए अब देखते हैं अगला, अपने पास थर्ड प्रश्न है। देखिए क्या है। समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र, काव्य शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थापत्य शास्त्र। क्या हो जाएगा? स्थापत्य शास्त्र। भारत के स्थापत्य की जड़ें यहाँ के इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति में निहित है। भारत की वास्तुकला यहाँ की परंपरागत एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। समरांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशी ग्रंथ है जिसकी रचना के धार के परमार राजा भोज 1000 से लेकर 1055 ईस्वी के बीच में लगभग की थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास 4 नंबर है। त्रिपक्षी संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षी जो संघर्ष था उसकी पहल किसने की थी? वत्सराज ने की थी, धर्मपाल ने की थी, ध्रुव ने की थी या नागभट्ट द्वितीय ने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? वत्सराज। त्रिपक्षी संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष का समकालीन था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसको? वत्सराज को। अब अपने पास प्रश्न है 5 नंबर। देखिए, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ऑप्शन फर्स्ट देखिए बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया। सेकंड ऑप्शन है संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना। थर्ड ऑप्शन है सामंती सरदारों ने चुना। फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गुप्त और पुष्यभूति वंश के ह्रास और अंत के बाद भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से विच्छृंखलित हो गया, अर्थात बिखर गया, और कोई भी अधिसत्ता में शक्ति में नहीं बचा। राजनीतिक महत्वाकांक्षियों ने विभिन्न भागों में नए नए राजवंशों की नींव डाली। गोपाल भी उन्हीं में एक था। बौद्ध इतिहासकार तारानाथ और धर्मपाल के खलिमपुर के ताम्रलेख से ज्ञात होता है कि जनता ने अराजकता और मत्स्य न्याय का अंत करने के लिए उसे राजा चुना। वास्तव में राजा के पद पर उसका कोई लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। क्या ये निश्चित रूप से सही मान लेना तो कठिन है, लेकिन यह अवश्य प्रतीत होता है कि अपने सत्कार्यों से उसने जनमानस में अपने लिए उच्च स्थान बना लिया था। उसका किसी राजवंश से कोई संबंध नहीं था और स्वयं वह साधारण परिवार का व्यक्ति था, जिसकी कुलीनता आगे भी कभी स्वीकृत नहीं की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 है। क्या है? हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये उक्ति किसकी है? अर्थात ये जो पंक्ति, ये लाइन है, किसकी है? मेगास्थनीज, फाहियान, हिंसवांग और अल बेरूनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अल बेरूनी। देखिए, प्रस्तुत उक्ति अल बरूनी की है। अल बरूनी का नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी था। क्या था? पूरा नाम इनका था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अल बरूनी ने 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद, जिसको आप भारत के दिन भी कह सकते हैं, नामक किताब की रचना की थी। अब अपने पास प्रश्न है 7 नंबर। देखिए क्या है? प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट ने 1725 ईस्वी में की थी। उसने राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने वंश को सूर्यवंश की शाखा सिद्ध किया। गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंश का होना सिद्ध करते हैं तथा गुर्जर प्रतिहारों के शिलालेखों पर अंकित सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। अब अपने पास प्रश्न है, वह है 8 नंबर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर और आबू पर्वत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आबू पर्वत, अर्थात ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थान है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी भी है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल, नरेंद्रपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, धर्मपाल। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश
धर्मपाल ने 775 से लेकर 800 की मध्य करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उदारतापूर्वक अनुदान दिया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। अब अपने पास क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें क्या हैं? देखिए 4 दी गई हैं। समरांगण सूत्रधार, दूसरी है सरस्वती कंठाभरण, तीसरी है योग सूत्र वृत्ति, चौथी है आयुर्वेद सर्वस्व। तो आपको बताना है कि कौन सी होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, अर्थात ये सारी की सारी किताबें क्या हैं? उन्हीं की हैं। भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का राज्य किया। राजा भोज वाकपति मुंज के छोटे भाई सिंधुराज का पुत्र था। रोहक इसका प्रधानमंत्री और भुवनपाल मंत्री था। कुलचंद्र, साड़ तथा तारादित्य इसके सेनापति थे, जिनकी सहायता से भोज ने राज्य संचालन सुचारू रूप से किया। भोज परमार ने कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। उसने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथ? 84 ग्रंथ। उनमें से प्रमुख अगर आप जानना चाहें तो जान लीजिए राज मार्तंड, जिसके पतंजलि के योग सूत्र की टीका है। अब अपने पास प्रश्न है 11 नंबर। देखिए क्या है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाल, प्रतिहार और व राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं: गुजरात एवं राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को ही मिली थी। अब अपने पास प्रश्न है 12 नंबर। इसमें क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। और सूची फर्स्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे ABC में 3 दिए गए हैं, वो भी मंदिर निर्माण शैली, अर्थात इनकी शैली क्या है। और सेकंड सूची है प्रसार क्षेत्र, जैसे ABC देखें, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। और प्रसार क्षेत्र में देखिए उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, सेकंड में देखिए विंध्य से कृष्णा तक, थर्ड में देखिए कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आपको अब बताते हैं कैसे है फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, जो नागर शैली है उत्तरी भारत में हिमालय से और विंध्य तक है। जो बेसर शैली है विंध्य से कृष्णा तक है। और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो अर्थात इसके सामने 1, 2 और 3 ऐसे लाइन से आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, महेंद्रपाल। क्या हो जाएगा? महेंद्रपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर वंशी नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु एवं मंत्री थे।
कर्पूर मंजरी संस्कृति के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसका राजशेखर द्वारा रचित प्राकृत का एक नाटक है। प्राकृत भाषा की विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं में इस कृति का विशिष्ट स्थान है। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र और गुर्जर प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। महेंद्रपाल जो प्रथम है वह मिहिर भोज का पुत्र था और गुर्जर प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। अब अपने पास प्रश्न है 14 नंबर। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या है। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, फोर्थ है मुक्तेश्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। देखिए लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटे डू केसरी ने किस सन में 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1104 में बना है, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राणा रतन सिंह। देखिए डियर स्टूडेंट्स, राणा रतन सिंह या रतन सिंह चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। इनका शासनकाल 1302 से 3 था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संबंध में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में लिखा है कि यह आक्रमण राजा रतन सेन की अद्वितीय सुंदरी पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए हुआ था और अनेक वर्षों तक घेरा डालने के बाद असफल होकर खिलजी लौट गया तथा दोबारा आक्रमण करके विजयी हुआ था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज और भूंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? भोज परमार। देखिए भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार मालवा के परमार अथवा पवार वंश का 9वां यशस्वी राजा था। उसने 1018 से 1060 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी धार थी। भोज परमार ने नव सहासाक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। भोज स्वयं एक विद्वान था और कहा जाता है कि उसने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी जो अब भी वर्तमान में हैं। अब अपने पास प्रश्न है 17 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए कुछ ग्रंथकार हैं और कुछ ग्रंथ हैं। तो कल्हड़, विल्हड़, जैनक, सोमदेव, राजतंगणी, विक्रमादेव चरित, पृथ्वी विजय, ललित विग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। देखिए आपको बता देते हैं कैसे, समझिए। कल्हड़ जो ग्रंथकार हैं इसके, कल्हड़ राजतंगनी है, ठीक है, ग्रंथ इन्होंने लिखा है। बिल्हड़ विक्रमादित्य चरित, जैनक पृथ्वी विजय, सोमदेव ललित। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सब एक सीक्वेंस से हैं। आराम से इनको आप पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अपने पास 18 नंबर। देखते हैं क्या है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में, पराशर स्मृति में,
उष्णम स्मृति में, स्कंद पुराण में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, किंतु एक जाति के रूप में कायस्थों का प्रथम उल्लेख गुप्तोत्तर कालीन रचना ओशनम स्मृति में मिलता है। यह लेखक गणक या दस्तावेज संग्रह करने से कार्य से जुड़े हुए थे। अब अपने पास प्रश्न है 19 नंबर। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? तो सुलेमान था, अल मसूदी था, अल बरूनी था, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। देखिए, अल मसूदी अरब का एक विद्वान और प्रमुख भूगोलवेत्ता था। 915-916 ईस्वी में वह भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का विदेशी यात्री था। वह संभवतः गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल, जिनका कार्यकाल 910 से 940 ईस्वी के बीच में रहा है, के शासनकाल के दौरान ही अल मसूदी गुजरात आया था। उसने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर एवं राजा को बौरा कहा था। बैरा या बौरा दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। अपनी भारत यात्रा के समय अल मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न अपने पास है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। देखिए, सूची फर्स्ट प्रतिहार या परियार, चंदेल, परमार या पवार, चालुक्य या सोलंकी। तो इसमें आप सूची सेकंड देख पा रहे होंगे। सूची सेकंड है कन्नौज, खजुराहो, धार और आनीवाड़ा। तो इसमें देखना एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो आप फर्स्ट के सामने फर्स्ट लिख सकते हैं, सेकंड के सामने सेकंड, थर्ड के सामने थर्ड और फोर्थ के सामने फोर्थ। अर्थात प्रतिहार परिहार कन्नौज, चंदेल खजुराहो से संबंधित थे, परमार पवार धार से, चालुक्य सोलंकी अहिलवाड़ा से संबंधित थे। अब अपने पास प्रश्न है 21। देखिए क्या है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? देखिए ऑप्शन, हरकेली, नागानंद, मालती, माधव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ी सी जानकारी ले लें। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। इसका निर्माण पहले से वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुब उद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में करवाया था। हरकेली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद या झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है 22। अजयपाल संस्थापक किसके थे? देखिए, अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के और चित्तौड़गढ़ के। तो जो अजयपाल थे उन्होंने स्थापना की थी अजमेर की। अजमेर राजस्थान प्रांत में अजमेर जिला एवं मुख्य नगर है। ये अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। ये नगर 7वीं शताब्दी में अजय राज सिंह नामक एक चौहान, जिसे अजयपाल भी कहते हैं, राजा द्वारा बसाया गया था। इस नगर का मूल नाम अजय मेरू था। क्या था? अजय मेरू था, जिसे आज अजमेर कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर है। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवण बेलगोला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर।
देखिए, लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटे डू केसरी ने 617 से 657, इनका कार्यकाल है, इसी बीच में इन्होंने बनवाया था। अब अपने पास प्रश्न है 24, देखते हैं क्या है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली, लगभग ब्रैकेट में देखिए क्या है, लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश या इनमें से कोई नहीं? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लोहार वंश। दिद्दा कश्मीर की पहली महिला शासिका थी। वह लोहार वंश की राजकुमारी तथा उत्पल वंश की शासिका थी। उसने राजा भीमगुप्त की मृत्यु करवाई। वह काबुल के शाही परिवार की थी। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, जो कि 5 नंबर है। देखिए क्या है जो क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, 25 नंबर है। क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है डियर स्टूडेंट्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए ABCD में ए देखिए मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, बी में देखिए 64 योगिनी का मंदिर, और सी में देखिए सूर्य मंदिर, और डी में देखिए चौमुख मंदिर। अमरकंटक, भेड़ाघाट या जबलपुर, मोढेरा या पालीताना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अर्थात आप लोग लिख सकते हैं 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3 और 4 के सामने, ऐसे ABCD करके प्रदर्शित कर दिया है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर जो अमरकंटक में 64 64 योगिनी का मंदिर, भेड़ाघाट या जबलपुर, सूर्य मंदिर मोढेरा और चौमुख मंदिर पालीताना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 26। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? बिल्कुल भवभूति, जयदेव, चंद बरदाई, बाणभट्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है, वह जयचंद की पुत्री संयोजकता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा है। विल्लर की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देव चरित है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। अब अपने पास प्रश्न है 27। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? तो देखिए चौहान शासक विग्रहराज, जिसे विशल देव भी कहते थे, परमार शासक भोज या प्रतिहार शासक भोज, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हरकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चहमान वंश के एक हिंदू राजा थे, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासन किया था। इन्होंने जो पड़ोसी राजाओं को जीत कर चहमान राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। इनके राज्य में वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र सम्मिलित थे। इनकी राजधानी अजमेरू थी, जहां इन्होंने अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। अब अपने पास प्रश्न है 28। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है? नरसिंह फर्स्ट, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम चोटगंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आप देख पा रहे होंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह
प्रथम ने करवाया था। शेष 3 शासकों में से कृष्णदेव राय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र का तथा पुलकेशिन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप से संबंधित नहीं था। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न अपने पास 29 है। नए श्वेत चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव या जयचंद्र? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन जयचंद्र। क्या हो जाएगा? जयचंद्र। श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, वे बनारस एवं कन्नौज के गहड़वाल शासकों विजयचंद्र एवं जयचंद्र की राज्यसभा को सुशोभित करते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें नैषधि चरित महाकाव्य उनकी कीर्ति का स्थायी स्मारक है। अब अपने पास क्वेश्चन है 30, देखिए क्या है। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? नागवट फर्स्ट, नागवट द्वितीय, मिहिर भोज या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। आदिवरह एक प्रसिद्ध उपाधि थी जिसे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज, जिनका कार्यकाल 840 से 890 ईस्वी के बीच में है, इन्होंने धारण किया था। मिहिर भोज के चांदी के सिक्कों पर यह नाम अंकित मिलता है, जो उत्तरी भारत में बहुतायत से मिले हैं। मिहिर भोज ने कई अन्य राज्यों नामों से भी उपाधियां धारण की थीं, जैसे मिहिर भोज ग्वालियर अभिलेख में, प्रभास दौलतपुर अभिलेख में, आदिवरा ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में। अब अपने पास क्वेश्चन है 31, देखिए। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बल्लाल सेन। अपने पिता विजय सेन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बल्लाल सेन 1159 ईस्वी में सेन वंश का शासक बना। बल्लाल सेन की मां का नाम विलास देवी था। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने प्रारंभ की थी, परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाया था। अब अपने पास प्रश्न देखते हैं क्या है। 32 है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। फर्स्ट में मंदिर दिए गए और सेकंड में निर्माता दिए गए। देखिए ABCD पढ़ लेते हैं। मंदिर चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो, बी में कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, सी में विमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा, डी में लुनवशनी या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा। तो इसमें निर्माता कौन है? यशो वर्मा, धंग, विमल शाह वैस, तेजपाल व वस्तुपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, ए के सामने 1, बी के सामने 2 और सी के सामने 3 और डी के सामने 4 लिखना है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न अपने पास है 33। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब। क्या हो जाएगा? अरब इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब हम लोग देखते हैं 34। कौन सुमेलित नहीं है? तो चंदेल, नन्नुफ चंदेल, कलचुरी, कोक्कल, गढ़वाल, चंद्रदेव और राष्ट्रकूट विजयालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों तो मैच कर रहे हैं बट जो फोर्थ ऑप्शन है वे गलत है। देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 1752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी।
दंती दुर्ग ने अपने शासन की शुरुआत बादामी के चालुक शासकों के सामंत के रूप में की थी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि दंती दुर्ग ने चालुक शासक विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अनेक अभियानों में भाग लिया था। अब अपने पास प्रश्न है 35, देखते हैं 35 नंबर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी से है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 36। देखिए क्या है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। देखिए, और जो चंदावर का युद्ध है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 नंबर। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मालखंड या मानखेत, कन्नौज, दिल्ली, पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश के उत्कर्ष का प्रारंभ दंती दुर्ग द्वारा हुआ। उसने मालखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था। उसने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट एवं टंक पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूट साम्राज्य को विस्तृत बनाया था। अब अपने पास प्रश्न 38 नंबर। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन एक विचित्र शासक था। बंगाल के ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों में उसे इस बात का श्रेय दिया गया था कि आधुनिक विभाजन उसी ने कराए थे। बल्लाल सेन ने वर्ण धर्म की रक्षा के लिए उस वैवाहिक प्रथा का प्रचार किया जिसे कुलीन प्रथा कहा जाता है। प्रत्येक जाति में उप विभाजन उत्पत्ति की विशुद्धता और ज्ञान पर निर्भर करता था। अब अपने पास क्वेश्चन है 39। कल्लड़कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10, 11। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 8। देखिए, राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई है। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है। कल्हड़ की राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 40 नंबर है। देखिए क्या है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राणा कुंभा। देखिए, विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट हो रही है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी।
अब बात करें, यह इम्पॉर्टेंट है किस किस एग्ज़ाम के लिए। तो ये यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, एसएससी के, यूपी पेट के लिए, सीटेट के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, टीएसटी पीएसटी के लिए, इवन ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है। डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको फटाफट इस सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।